श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव, हरि विष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसका ही लघु रूप, इसके एक भाग का लघु रूप हम नित्य लघु पंचांग के रूप में, जो आपके सुझाव के अनुरूप है, वह भी हम नित्य प्रस्तुत करते रहे। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि और एक्सरसाइज के लिए किसी महान हस्ती का जन्मदिन, जन्म विवरण गूगल से लेते हैं और यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से, उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हुए। पंचांग, जिस तरह का पंचांग का 5 अंग होते हैं, उस तरह से ठीक उसी प्रकार इस दैनिक पंचांग के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और यह इसी के पहले भाग से ही पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग आपके लिए अलग प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, जिसे तारा बलम कहते हैं। यानी चंद्रमा आज जिस नक्षत्र में है और जन्म कुंडली में जन्म कुंडली में हमेशा के लिए स्थिर रूप से जिस नक्षत्र में है, दोनों का ताल मिलकर कैसा दिन रहने की संभावना है, यह हम ताराबल के अनुसार जानते हैं। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिससे जातक के पूरे भविष्य के बारे में और विभिन्न ग्रहों की स्थिति के बारे में जान सकते हैं, जो कि बहुत ही लाभदायी है। यह प्रस्तुति बहुत ही ज्ञानवर्धक है और उपयोगी भी है, इसलिए विस्तृत चर्चा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। यह भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है आप भविष्य के लिए। ताराबलम दूसरी प्रस्तुति बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। तीसरा भाग ठीक नक्षत्र जैसा, किंतु यह राशि से संबंध रखता है, जिसे चंद्र बलम कहते हैं। चंद्रमा स्थायी रूप से जिस राशि में है जन्म कुंडली में और जिस राशि में आज भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध रखता है। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है, जो कि दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य, पहली बार किए जाने वाले कार्य आदि श्री के लिए काफी उपयोगी है। कार्यों में शुभता, हम जो भी कार्य करते हैं उस शुभता के लिए करते हैं और हमारे कार्य में शुभता बनी रहे, इसके लिए चौघड़िया काफी उपयोगी है। तो इसकी चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। और पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष से संबंध रखता है। हम अंकों के अंक में जन्म लेते हैं, अंकों के ही अंक में पलते हैं, अंकों के सानिध्य में पलते बढ़ते हैं और अंकों का सानिध्य हमारा ऐसा है कि अंक भी हमारा पीछा करते हैं और हम भी अंक के पीछे करते हैं। किंतु कुछ अंक हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति दे सकते हैं, उन अंकों को कैसे पहचानें, यह 5वें भाग के पहले भाग में और दूसरे भाग में आज विभिन्न किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक कैसा दिन रहने के संकेत दे रहे। तो सभी भाग पहला से 5वां तक हर भाग महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है, रोचक है और रोचक उपयोगी रहने वाला है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहेंगे अंत तक। यही इसी अनुरोध के साथ हम आगे की यात्रा शुरू करें। और शुरू करने के पहले पंचांग की अगर चर्चा न की जाए तो फिर आगे की चर्चा अधूरी रह सकती। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में या हम जैसा समझते हैं, यह एक शुभ मुहूर्त जानने का, शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम है, परंतु ऐसी बात नहीं है। पंचांग की महत्ता, ठीक है, पंचांग हमारे लिए शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जानते हैं, लेकिन इसकी महत्ता कहीं और अधिक।
यह व्यक्ति के हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग के जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ इस प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सभी माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं, पहले भाग में आपको ले चलते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 22 अक्टूबर 2025, माह कार्तिक पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947, विश्ववसु विक्रम संवत 2082, कलयुग और कलयुग का पार 126 आज सूर्योदय 5:52 पर, सूर्यास्त 5:15 पर संध्या। सनराइज at 5:52 a.m. and sunset at 5:15। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो दही का सेवन कर यात्रा में शुभता था। चलिए पंचांग के पांचों अंक की तरफ चलते हैं। आज का वार गुरुवार, तिथि रात्रि के 10:46 तक द्वितीया जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके तत्पश्चात तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में 4:51 तक विशाखा, उसके बाद अनुराधा। योग कल भोर के 5 बजे तक आयुष्मान, फिर सौभाग्य। और करण प्रातः 9:30 तक बालव, तत्पश्चात रात्रि के 8:16 तक कौलव और फिर तैतिक। तो ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं, भोलेनाथ का वास आज कहाँ है और उसकी शुभता कैसी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक आज द्वितीया तिथि है, यानी रात्रि के 10:46 तक, तब तक भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुखप्रद है। तत्पश्चात भोलेनाथ सभा स्तर पर जाते हैं, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के अभिजीत मुहूर्त में दिन के 11:11 से 11:56 तक दिन में, अमृतकाल रात्रि के 6:57 से 8:43 रात्रि तक, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग कल भोर में 4:51 से 5:53 तक, यानी सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:27 से 2:13 अपराह्न तक, गोधूली विलय संध्या 5:15 से 5:40 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:09 से 11:59 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते। तो ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 12:59 से अपराह्न 2:04 तक, गोली काल प्रातः 8:43 से दिन के 10:08 तक, यमगंड प्रातः 5:52 यानी सूर्योदय से प्रातः 7:18 तक, और वर्ज मुहूर्त प्रातः 8:09 से प्रातः 9:57। तो ये रहे अशुभ मुहूर्त। इस प्रकार महत्वपूर्ण मुहूर्त यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपको हम ले चलते हैं ग्रहों के आकाशीय स्थिति पर। अंश के अनुसार यदि देखें तो मंगल देव तथा बुध देव चूंकि राशि परिवर्तन की ओर हैं, इसलिए ये वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और
बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, इसलिए बाल्यावस्था में है। शनि देव अपने अंश का ह्रास कर रहे हैं, इसलिए ये भी बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था, और इसलिए ये ग्रह कमजोर अवस्था में है। बाकी ग्रह शक्तिशाली। आज चंद्रदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यदि देखा जाए राशि के अनुसार, तो मित्र राशि में 4 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 3 ग्रह हैं, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। शुक्र और बुध, शुक्रदेव कन्या राशि में है, जो कि बुध की राशि है। नीच जरूर है, लेकिन बुध की राशि। वहीं बुधदेव तुला राशि में है, जो कि शुक्र की राशि है। इसलिए शुक्र और बुध आपस में राशि परिवर्तन कर। सभी ग्रहों की राशियों की स्थिति को देखें तो शुक्र की राशि में 4 ग्रह हैं, यानी तुला राशि में 4 ग्रह हैं, इसलिए शुक्र की राशि में 4 ग्रह। मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह, यानी सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि की राशि में एक एक। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए स्थिति को, तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 5 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में बृहस्पति देव 1 ग्रह। सबसे ज्यादा ग्रह किसी भी नक्षत्र का आपस में नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 6 ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में 1 ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में 1 ग्रह, चंद्रदेव के नक्षत्र में 1 ग्रह, केतु, सूर्य, राहु, शनि तथा बुध, इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। इसलिए ये केतु, सूर्य, राहु, शनि और बुध, ये ग्रह स्वतंत्र ग्रह। तो ये रहे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे भाग में, जो कि नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। आपको ले आए हैं हम पहले भाग में। आज चंद्रमा रात 4 कल भोर में 4:51 पर अपना नक्षत्र परिवर्तन करेगा। और इस प्रस्तुति को हम ताराबलम कहते हैं, यानी नक्षत्र, जन्म नक्षत्र में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, और आज जिस नक्षत्र में गमन कर रहे हैं, उन दोनों को ताल मिलकर हम प्रतिफल निकालते हैं। आपके सामने एक सारणी प्रस्तुत है। इसमें ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है, वह चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में स्थायी रूप से है, वह दर्शाता है। वहीं ताराबलम के समक्ष हॉरिजॉन्टल कॉलम है, वह चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वह दर्शाता है। तो दोनों का को मिलान जहां होता है, हॉरिजॉन्टल कॉलम और वर्टिकल रोज का, वही आज का तारा आपका होता है, और शुभता अशुभता उसी पर निर्णय करता है। कुल 9 परिस्थितियां बन सकती हैं। पहला जन्म, दूसरा संपत्ति, तीसरा विपत्त, चौथा से क्षेम, 5वां मृक्ष प्रत्यरी, 6ठा साधक, 7वां नैथन्य, 8वां मित्र और 9वां माती मित्र। यही स्थिति बन सकती है। और यदि ताज का तारा आपका संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र और विमित्र में है, तो नाम से ही जाहिर है यह शुभ तत्व बताता है। वहीं यदि आज का आपका तारा जन्म, विपत्त, प्रत्यरी और नैथन्य है, तो अशुभता की ओर इंगित करता है। शुभ तारा की स्थिति में आप अपने सारे कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से शुभता लाने हेतु त्वरित गति से आप काम कर सकते हैं, वह आपके लिए लाभदायक हो। वहीं
यदि आज आपका तारा जन्म विपत प्रत्यरी और नैथनी जैसे अशुभ स्थिति में है तो सावधान रहेगी। दैनिक कार्यों में भी सावधानी, और कोई भी नया कार्य आरंभ न करें जिसमें शुभता की आपको अपेक्षा है। कोई भी उपाय पर कर जोखिम लेने का प्रयास न करें, क्योंकि जो भी उपाय होंगे यह कारगर होंगे या नहीं, यह हम यहां से आपको नहीं बता सकते। इसलिए आपसे सलाह दी जाती है कि आज अशुभ तारा की स्थिति में आज आप कोई कार्य को जिसमें शुभता की अपेक्षा हो, दैनिक कार्य को छोड़कर दैनिक कार्य में आप सावधानी जरूर बरतें। खास करके वाहन चलाते समय वाद विवाद से दूर रहें, और विषम जो भी आपके अनुरूप परिस्थिति न हो उससे दूर रहने का कोशिश करें। इस प्रकार आप अशुभ तारा में भी की चुनौती को स्वीकार कर उस अशुभता से बच सकते। तारा बलन का मूल सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति है, और नवतारा चक्र पद्धति का के अनुसार हम ग्रहों के पूरे जीवन काल के बारे में कौन से ग्रह अच्छे फल दे सकते हैं, कौन से अशुभ फल दे सकते हैं, यह हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं। और जब हम जान सकते हैं तो फिर दशा महादशा का फल कैसा होगा यह भी हम जान सकते हैं। और शुभ ग्रहों की स्थिति में की महादशा की स्थिति में शुभ कार्यों का निष्पादन हम योजनाबद्ध तरीके से त्वरित गति से कर सकते हैं और उसमें शुभता हम सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभता की स्थिति में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं अशुभ चुनौती को सामने करने के लिए, जो कि हम जिससे हमारी पीड़ा बहुत हद तक कम हो जाती है। उसी तरह जन्म कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे फल देंगे, कौन से नहीं अच्छे फल नहीं दे सकते, वो पहचान हम नवतारा चक्र पद्धति से जानते हैं। हमसे जुड़ने वाले व्यक्ति हमारे लिए कितना फलदायी होंगे वह भी नवतारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं। नवतारा चक्र पद्धति बहुत ही अद्भुत पद्धति है, और यह कारगर भी है, सटीक भी। और इसका मूल सिद्धांत भी केवल इस बात पर निर्भर है कि ग्रह अपना फल कभी नहीं देते, नक्षत्र ही उनका फल देते हैं, क्योंकि ग्रहों का मन नक्षत्र हुआ करते हैं। तो नक्षत्र 27, ग्रह 9, आखिर 27 नक्षत्र कौन से ग्रह के फल देंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणी में रखे गए। पहला से 9 तक पहला, 10वां से 18वां तक दूसरा, और 19वां से 27वां तक तीसरा। और यह सूची इस प्रकार है। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, तीसरा चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला जो ग्रह नक्षत्र हुए हर श्रेणी में से, यानी पहला 10वां 19वां, इनका स्वामित्व केतु देव को किया। उसी क्रम में घड़ी की सुई दिशा में आगे बढ़िए। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र को, तीसरा 12वां 21वां का नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव को, चंद्रदेव को चौथा 13वां और 22वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला, मंगल देव को 5वां 14वां और 23वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और इस तरह से बुध बने 9वें 18वें 27वें नक्षत्र के स्वामी। और यह सूची आपकी इस तरह से बनी जो आपके समक्ष प्रस्तुत। इसे आप सहेज कर रख सकते हैं, क्योंकि इस पर बहुत कुछ फल पूरे जीवन काल के लिए आधारित। अब यदि आप देखें इन सूची को, जो हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि कैसे नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ा गया, और यह सूची आपके समक्ष प्रस्तुत। फलित कैसे करते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिए। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है उनको देखिए सूची में, और उनके ग्रह को पकड़िए, वो पहला ग्रह बनेंगे। यानी जब व्यक्ति का जातक का जन्म उसी नक्षत्र में हुआ है, उसी ग्रह के नक्षत्र में हुआ है, और जो ग्रह नक्षत्र के जिस ग्रह के नक्षत्र में जन्म हुआ है
उसी ग्रह की महादशा में उसका जन्म हुआ जातक, और पिछले जन्म में भी जातक की मृत्यु उसी नक्षत्र में हुई थी, उसी दशा ग्रह की महादशा में। इसलिए यह हम पहले से जान सकते। और आप जन्म कुंडली जब बनाएंगे तो दशा महादशा के फल में आप देखेंगे, जब हर जगह हर सॉफ्टवेयर में यह लिखा जाता है पिछ भोगांश, हिंदी में भोगांश लिखा रहता है, कहीं शेषांश भी लिखा रहता है, कहीं रेसिडुअल पार्ट ऑफ दशा वह भी लिखा रहता है। यानी पिछले जन्म में यदि कोई ग्रह का उदाहरण स्वरूप 20 साल अवधि है और आपने 14 साल 6 महीना भोग लिया, तो बाकी इस अवधि में भोग। तो जब ये हम भटके नहीं राह से, बृहस्पति मान लीजिए किसी जातक का जन्म पुनर्वसु विशाखा या पूर्व भाद्रपद में हुआ हो, तो उनके स्वामी बृहस्पति देव बने और बृहस्पति उनके नक्षत्र स्वामी बने। यानी जातक का जन्म बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ है, बृहस्पति की दशा महादशा। अब यहां से गिनती आरंभ करते हैं। यह पहला ग्रह बनता है और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं। पहला ग्रह बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा बुध, चौथा केतु, पांचवा शुक्र, छठा सूर्य, सातवां चंद्रमा, आठवां मंगल, नौवां राहु। और किसी भी जातक के लिए, यानी बृहस्पति के नक्षत्र में जब कोई भी जन्मे जातक के लिए पहला ग्रह बृहस्पति, दूसरा शनि, बुध, इसी क्रम में जो हमने कहा वही बने। अब फलित कैसे करते हैं? तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां ग्रह जो होता है, आठवां नौवां, ये सुफलदायी होता है। अब बृहस्पति के परिप्रेक्ष्य में देखिए, शनि, केतु, सूर्य, मंगल और राहु, ये सुफलदायी है। वहीं बृहस्पति खुद, बुध, शुक्र और चंद्रमा ये पीड़ादायक है, और चंद्रमा सबसे ज्यादा पीड़ादायक। इसलिए इस तरह से हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। ये पूरे जीवन काल के लिए है कि बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए कौन कौन ग्रह शुभ होंगे, कौन कौन अशुभ होंगे। और यदि हम ये जान गए तो फिर इस दशा महादशा का फल कैसा होगा, जन्म कुंडली में ग्रह कैसे फल देंगे, और साथ ही साथ इस नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए कितना फलदायी होंगे, ये हम जान सकते हैं। तो इस तरह से यह सूची आपके समक्ष प्रस्तुत। पहला ग्रह अच्छा नहीं, दूसरा, तीसरा विपद, चौथा, पांचवा प्रत्यरि, सातवां नैथुन, जो कि हम तारामंडल ताराबल में भी देखते हैं। दूसरा संपत, चौथा क्षेम, छठा साधक, आठवां मित्र, नौवां मित्र। और इस तरह से हम हर परिस्थिति को, यानी दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में ग्रहों का फल, और हमसे जुड़ने वाले, चाहे परिवार से संबंध हो, समाज से हो, गांव से हो, कार्यस्थल पर हो, व्यवसाय पर हो, ये सभी शुभकारी है। जन्म कुंडली में संपत्ति को देखिए। संपत्ति ग्रह उदाहरण स्वरूप बृहस्पति के नक्षत्र में शनि, बृहस्पति के नक्षत्र में शनि जिस जहां पर बैठे हैं, जातक यदि उस ग्रह से संबंधित कार्य करता है तो हो सकता है उसके संपत्ति का कारक, क्योंकि संपत्ति इसके लिए शनि पद है। तो ये रहे नव तारा चक्र पद्धति पर छोटी प्रस्तुति। और नव तारा चक्र पद्धति की उपयोगिता के देखते हुए हमने नव तारा चक्र पद्धति पर अलग से वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें हमने भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली रखी है, और उसमें हम उनके कुंडली को नव तारा चक्र पद्धति के आधार पर कुछ जितनी ज्ञान है मुझे उस वह उसका अध्ययन कर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। जरूर देखें नव तारा चक्र पद्धति, अद्भुत पद्धति। अब आपको वापस ले चलते हैं तारा पर। चंद्रमा आज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इंगित किस नक्षत्र के जातकों के लिए सावधान रहने को कह रहे हैं और किसके लिए जो है शुभता बता रहे हैं। तो आज का चंद्रमा यदि हम कहें 4:51 तक वे विशाखा नक्षत्र में रहेंगे, जो बृहस्पति के नक्षत्र, और उसके बाद वे अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे,
जो शनि का नक्षत्र। तो यदि जातक का जन्म भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, जो शुक्र का नक्षत्र है, तो पहला भाग जातक का है, शुभ का है। उसके बाद जो भाग है वह बहुत ही अशुभ है, नैधन्य है। नैधन्य का तात्पर्य निधन ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा अशुभता। वही यदि पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला भाग जन्म का होगा, जो जन्म नक्षत्र है, और दूसरा भाग संपत्ति का। ये दोनों, पहला भाग अशुभकारी, दूसरा शुभकारी। और इस तरह से हम किसी भी कोई भी जातक अपने नक्षत्र के बारे में जान सकते। उपाय के तौर पर मैंने आरंभ में भी कहा था कि कोई जोखिम न लें। जानकारी हेतु आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि उपाय क्या करना चाहिए, जो किताबों में लिखी है, लेकिन इसका कहीं भी परिहार नहीं है, अपुष्ट ये है, क्योंकि हमने कहीं इसकी संपुष्टि अभी तक नहीं पाई है। आप कार्य का में शुभता चाहते हैं, इससे जोखिम नहीं लें, हम आपको यही सलाह देते हैं। फिर भी जानकारी हेतु, आज का तारा यदि जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यरि में पड़ता है तो नमक का दान, और नैधन्य में आज का तारा पड़ता है तो मुहूर्त को त्याग जरूरी है। फिर भी मजबूरी हुई तो सही स्वर्ण का दान। तो आज का नौ तारा बलम पर इतनी ही प्रस्तुति। अंत में पुनः आपसे अनुरोध करते हैं कि कोई भी जोखिम न लें। आज का तारा आपका जो कह रहा है, आप उस पर अमल करें, जोखिम न लें, शुभ कार्य के लिए अपने कार्य को पर डालें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको ले चलता हूं अगली प्रस्तुति में, जो कि राशि के अनुसार है। स्वागत है आपका राशि, जिसे चंद्र बलम कहते हैं। आज का चंद्रमा रात्रि 10:06 पर राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में जाएंगे, जहां वे नीच अवस्था में। पहले से ही सूर्य देव नीच राशि में है, शुक्र देव नीच राशि में है, इसलिए ये चंद्रदेव भी वृश्चिक राशि में जाएंगे, नीच राशि में, मंगल की राशि। मंगल के पास से निकलेंगे और मंगल की राशि में जाएंगे। इस प्रस्तुति को चंद्र बलम कहते हैं, और यह बताता है कि राशि के अनुसार, पुनः बता दें, आपके चंद्रमा जिस राशि में है जन्म कुंडली में, वही आपकी राशि। सूर्य या लगन के अनुसार राशि नहीं देखें, क्योंकि यह उल्टा परिणाम दे सकता है। हाँ, यदि लगन में ही सूर्य है फिर वह चलेगा, या सूर्य के साथ चंद्रमा है तो वह चलेगा। किंतु चंद्रमा जिस राशि में है उसे जरूर देखें, चंद्रमा को ही देखें। उनके साथ कोई भी ग्रह बैठे हो सकते हैं या अकेले हो सकते हैं, तो चंद्रमा जिस राशि में उसके अनुसार फल देखें। तो आज दो भागों में परिणाम। मेष, जब तक चंद्रमा तुला राशि में है, यानी रात्रि के 10:06, तब तक के लिए मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि के जातकों के शुभता के संकेत हैं। उसके बाद वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि के जातक अशुभता अशुभ स्थितियों से बचें, क्योंकि अशुभता के संकेत हैं। इस देव का ध्यान करें, अपने कार्यों में सावधान रहें। अब हम आपको ले आए हैं चौथे भाग की प्रस्तुति। चौथे भाग की प्रस्तुति में चौघड़िया मुहूर्त से संबंध रखता है। ये एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य
पूजा से संबंध हो, या पहली बार कोई कार्य हम कर रहे हैं, और या दैनिक कार्य, चौघड़िया सभी में उपयोगी। यदि हम उचित मुहूर्त नहीं देख पाए या नहीं देखना चाहते हैं, तो लेकिन हर कार्य में हम शुभता जरूर चाहते हैं, इसलिए हमारा सलाह है कि कम से कम आप चौघड़िया जरूर दें। और चौघड़िया आपके लिए काफी उपयोगी, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है, हर कार्य के लिए उपयोगी है, दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य तक, और पहले बार किए जाने वाले कार्य। यही वजह है कि चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में यूट्यूब में अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। आप उसे देख सकते हैं, वो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो सकता है और अधिक अति उपयोगी हो सकता है। संक्षेप में यहाँ बताते हैं, संक्षेप में चलिए चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आरंभ का चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया होता है। चौघड़िया साप्ताहिक दिनों से संबंध हो गया, इसलिए जिस दिन का जो साप्ताहिक दिन है, आरंभ उसी चौघड़िया से होता है और अंत भी उसी चौघड़िया से होता है, दिन का। तो ये तो रहा ग्रहों का, चौघड़िया का हम साप्ताहिक दिनों से संबंध कर दिए। लेकिन हम जानते हैं हर सप्ताह का दिन जो है, दैनिक जो भी दिन है, साप्ताहिक दिन, उनके स्वामी अलग अलग 7 ग्रह हैं, और ये सातों ग्रह की शुभता अलग अलग है, और ये विशेष कार्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए काफी उपयोगी हुआ करते हैं। इस प्रकार हर चौघड़िया विशेष कार्य के लिए, विशेष उपयोग, ये विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। जब भी हम चौघड़िया देखें, तो उस चौघड़िया को देखते समय यह सुनिश्चित करें कि कोई भी चौघड़िया अशुभता से अतिव्याप्त न हो। यदि है तो हम उसे त्याग करते हैं, उसका उपयोग नहीं करते। दिन का चौघड़िया काल बेला, वार बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है। सबसे ज्यादा प्रभावी राहु काल होता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। दिन हमने यह अब जो हम बताने जा रहे हैं, यह कहीं किताबों में नहीं है, यह हमारे अनुभव और रिसर्च के आधार पर है। दिन सूर्य का होता है, और सूर्य और शनि में आपस में शत्रुता रहती है, इसलिए शनि का चौघड़िया जो काल चौघड़िया है, दिन में हमेशा हर दिन काल बेला से ग्रसित रहता है। ऐसे ही भी सभी शनि का चौघड़िया को आप देखेंगे तो एक पापी ग्रह है, इसलिए इसे काल के रूप में चिन्हित किया गया है। कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। इसलिए काल बेला धनोपार्जन दैनिक कार्य से के लिए काफी उपयोगी है, काल बेला से ग्रसित रहते हुए। हाँ, पहली बार अगर नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, तब फिर अपने आप को सावधान रखें। शुभ कार्य में, शुभ तारा में ही आप ये करें। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दैनिक कार्य से ही संबंध, धनोपार्जन से ही संबंध है, लेकिन अपने आप को, क्योंकि वहां कंपटीशन देना है, मंगल की चौघड़िया को चुनें दुश्मन को परास्त करने के लिए, क्योंकि आपका कंपटीटर दुश्मन। इस तरह से हम अपने अनुभव और रिसर्च के आधार पर पाया है कि दिन का चौघड़िया जो काल चौघड़िया होता है शनि का, वह काल बेला से ग्रसित होता है। अब रात्रि का चौघड़िया ये, रात्रि चंद्रमा का होता है, और चंद्रमा की किसी से शत्रुता नहीं है, किंतु बुध की विशेष शत्रुता चंद्रमा से है। इसलिए बुध का चौघड़िया जो लाभ चौघड़िया है,
वह हमेशा रात्रि में काल रात्रि से ग्रसित। और बुध का चौघड़िया में है क्या? लाभ चौघड़िया किस चीज के लिए? शिक्षा या विद्या को सीखने का कार्य किया जाता है, तो वह फल रही है। इसलिए यह चौघड़िया, लाभ चौघड़िया जो है, रात्रि में काल रात्रि से ग्रसित। तो ये रहे आज का चौघड़िया पर संक्षिप्त प्रस्तुति। चलिए देखते हैं आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया, दिन का चौघड़िया बृहस्पति से आरंभ है। दिन आज बृहस्पतिवार का है। शुभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, शुभ चौघड़िया से दिन समाप्त है। और आप देखें, अमृत चौघड़िया जो सर्वोत्तम होता है, राहु काल से ग्रसित है। उसके बाद काल चौघड़िया काल विलय से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो अंत का है, आरंभ का नहीं, अंत का चौघड़िया वार विलय से ग्रसित। रात्रि का काल रात्रि लाभ चौघड़िया जो 11:34 रात्रि से 1:09 तक है, वो काल रात्रि से। तो ये रहे चौघड़िया पर छोटी प्रस्तुति। अब आपको ले चलते हैं अंतिम भाग, अंकों की दुनिया। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों के साथ ही हम पलते बढ़ते हैं, और यह अंक हमारे लिए काफी उपयोगी। चलिए संक्षिप्त चर्चा अंकों के बारे में। हम अंक ज्योतिष में एकल अंक ही प्रयोग करते हैं, वे अंक होते हैं 1 से 9। जब भी हमें 2 अंकों का समूह या 2 से अधिक अंकों का समूह मिलता है, तो हम उन अंकों को, सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर देते हैं। वह हमारा अंक बनता है, एकल अंक बनता है, उसका उपयोग करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, शून्य को गणना में नहीं लेते। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, जब भी हमें कोई भी अंक जब हम लेते हैं अंकों के में, तो हम उनके ग्रहों को पहचानें, और ताकि हम मूलांक और भाग्यांक को पहचानें, ताकि मूलांक और भाग्यांक सत्य न। अंकों पर संक्षिप्त परिचय। ये अंक जो होते हैं 1 से 9 तक, आप अंक इन अंकों को देखेंगे तो पांचवा अंक जो होता है वो मध्य का अंक होता है, 1 से 9 के बीच का, और वो मध्यस्थता का काम करता है, सबसे शक्तिशाली अंक। तराजू के में सबसे ज्यादा जो होता है, जहां आप पकड़ते हैं, वो मजबूत। और यह अपने से पहले के आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को संतुलित रखता है। और 1 से 9 तक जो अंक हैं, इनके शासक ग्रह अलग अलग हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 का केतु, 8 का शनि, 9 का मंगल। और इन अंकों को अंकों की दुनिया में इनके उपयोगिता के अनुसार विशेष नाम से पुकारा जाता है। 1 को राजा से या सरकार से, 2 को रानी से या पार्टनर से, 3 को गुरु से या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से या नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 राजकुमार से, 6 मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 धर्मगुरु या ऐसे व्यक्तियों से जो ईश्वर द्वारा जिन्हें आगे घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाए, उन व्यक्तियों से, जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, वैसे व्यक्तियों से। 8 समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर तथा न्यायाधीश। 9 सेनापति, डॉक्टर, पुलिस, पुलिस। इन अंकों का विशेष उपयोगिता उसी अनुसार है। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें उपहार के रूप पर कुछ अंक मिलते हैं, और उपहार में तिथि, माह और वर्ष के रूप में अंक मिलते हैं। तिथि और माह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, किंतु वर्ष 4 अंकों का होता है। और आरंभ में भी कहा था कि जब भी 2 अंक या 2 से अधिक अंकों का समूह एक साथ हो, तो उन अंकों को जोड़कर हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। जब हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं तिथि को, तो वह मूलांक कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है। और तिथि, माह और वर्ष को जब जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, तो वह भाग्यांक कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है।
जिस तरह बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में तालमेल जरूरी है, मित्रता जरूरी है, उसी तरह से जीवन के बस को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर यानी मूलांक और भाग्यांक का आपस में मित्र होना अत्यावश्यक है। और भविष्य में हम जो भी अंक अर्जित करें, जो भी अंक हम बनाएं, चाहे मोबाइल के रूप में, चाहे कोई भी अंक में, तो हमारा मित्र जो है ये मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नहीं होना चाहिए। होता क्या है, हम कुछ ऐसे अंक ले आते हैं, बहुत अच्छे, ईश्वर ने हमें कुछ अंक दिए, अब इस इन अंकों में आप देखेंगे कि कुछ अंक मिसिंग भी है, हो सकते हैं। वैसी स्थिति में उन ग्रहों से संबंधित जो तत्व हैं या ऊर्जा है उसकी कमी रहेगी। कुछ अंक ऐसे भी हैं जो एक से ज्यादा बार उपयोग हुए, दो से ज्यादा बार अगर कोई अंक आपके जन्म ये में आता है, इसका मतलब उस अंक, उससे संबंधित ग्रह और उससे संबंधित एलिमेंट, तत्व और ऊर्जा की अधिकता है, और वही हम इम्बैलेंस करता है, असंतुलित करता है अंकों को, और जिससे हमारे विभिन्न समस्याएं हो शरीर में, घर में आदि। अब इनसे कुछ अंक और निकलते हैं, जैसे एंजल नंबर। एंजल नंबर निकलता है केवल वर्ष को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करके, और पुरुष के लिए उस एकल अंक को 11 में से घटाते हैं, वह एंजल नंबर होता है पुरुष के लिए। महिला के लिए उस अंक में 4 जोड़ देते हैं, जो हमने वर्ष को जोड़कर एकल अंक परिवर्तित किया उसमें 4 अंक जोड़ते हैं, तो एंजल नंबर वह बनता है, लेकिन वो सिंगल नंबर का होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना। उसी तरह से हमारा अचीवमेंट नंबर, एटीट्यूड नंबर, वह तिथि और माह को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, वह बनता है। और यह मूलांक बताता है हमारा व्यक्तित्व कैसा है, अंदर का हमारा व्यक्तित्व क्या है, क्या चाहता है। कंडक्टर भविष्य की ओर इंगित करता है, कर्म की तरफ इंगित करता है, और एटीट्यूड नंबर, अचीवमेंट नंबर हम दुनिया को क्या दिखते हैं वह बताता है। तो ये सभी अंक जितने हैं, जो अंक जो हमने जन्म तिथि से निकाला, क्योंकि जन्म तिथि स्टैटिक हुआ करता है, स्थिर होता है, इसलिए ये सारे अंक बदलते नहीं। अब फिर तब प्रश्न उठता है कि मूलांक और भाग्यांक में शत्रुता यदि हो तो हम अंक लाएं कहां से? जो हम अंक को प्रयोग करते हैं अपने बनाते हैं, जैसे मोबाइल हम चुने, हम गाड़ी संख्या चुनते हैं, मकान संख्या, ये सब हमारी कृति है, और वो शत्रु नहीं था। और सबसे प्रभावी हमारे इस संसार में जो स्थिर रूप से है वह है नाम। नाम ऐसा है कि जिसका नाम का पहला अक्षर जैसे ही पुकारा जाता है हमारी चेतना जागती है और हम उस तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर होते होते हम रिस्पॉन्स भी करने को तैयार होते हैं। तो नाम महत्वपूर्ण है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें जन्मतिथि मिली उपहार के रूप में, और हमारे दूसरे ईश्वर जो हमारे माता पिता पूर्वज हुए, उनसे दादा दादी आदि से हमें नाम मिलता है। और यह नामांक आपको आश्चर्यचकित करने वाला शब्द है, नामांक। यह नामांक जो है, नाम का पहला अक्षर और नामांक जो है, यह शत्रु अंक नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि नाम में तो अक्षर होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, शत्रु कहां से आया, अंक कहां से आया? जी हाँ, इन नाम अंकों के अंकीय मूल्य होते हैं, और इन अंकों के अंकीय मूल्य होते हैं, तो उनके नाम में हम इन अंकों को, अक्षरों को अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर, और तब हम उन अंकों को जोड़ते हैं, और वह नाम, यही अंक हमारा संतुलित, यही अंक हमारे लिए काम करता है। तो नाम का पहला अक्षर जो है वह, जो उसका जो अंक है वह मूलांक और भाग्यांक का शत्रु ना हो, और नामांक मूलांक और भाग्यांक का शत्रु ना हो, क्योंकि नाम जो है स्थायी होता है और वह परिवर्तन आजीवन नहीं ही होता है लगभग। और इसलिए कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, जब भी आपका अंक तालमेल प्रॉब्लम होती है, जब भी आपका मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रुता का संबंध होता है, इम्बैलेंस होता है, असंतुलित होता है, तो नाम में ही परिवर्तित करते, क्योंकि मोबाइल से आपका ऊर्जा देता है, लेकिन आपके पास 2 मोबाइल भी हो सकते हैं, 3 मोबाइल भी हो सकते हैं, कौन सी ऊर्जा दे? ये रहा। अब आप जानना चाहेंगे, जानने को उत्सुक होंगे, शत्रु अंक कौन से, मित्र अंक कौन से होते हैं? तो मित्र अंक को पहचानने से अच्छा है भी
फिलहाल आरंभिक रूप से शत्रुओं को पहचान। तो आपके समक्ष शत्रु अंक 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8। ये रहे शत्रु अंक। इनको यदि आकलन करें तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के भी शत्रु हैं, जैसे 4, 7, 8 और 9। यदि गूढ़ में जाएंगे तो कोई भी असामाजिक तत्व दूसरा असामाजिक तत्व से दुश्मनी रखता है। कोई भी साधु सन्यासी दूसरे साधु सन्यासी से दुश्मनी रखता है। कोई भी न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश से शत्रुता रखता है। कोई भी सेनापति दूसरे सेनापति से शत्रुता रखता है। इसलिए ये अंक आपस में शत्रु है। उसी तरह यदि जोड़ा जाए, 1 का सरकार से संबंध है, 8 का किससे है? न्यायाधीश से, वर्कर से। वर्कर का ग्रीवांसेस किससे है? किसी से नहीं, केवल राजा से, सरकार से। इसलिए आपस में शत्रुता बनी रहती। इसलिए सूर्य और शनि आपस में टक्कर। तो इस तरह से आप अपने अंकों को पहचान सकते हैं और नाम का पहला अक्षर ले सकते हैं। इसकी उपयोगिता यह भी है कि ना बच्चे का आरंभ में ही ऐसा नाम हो जो पूरे जीवन में उसका के लिए सुफलदायी। तो इस प्रस्तुति के साथ इतना ही। आज जिस जन्म तिथि जिसकी जन्म विवरण हमने लिया है गूगल से, वह प्रख्यात बिजनेसमैन सुनील मित्तल सर का 23 अक्टूबर 1957 का जन्मदिन है। आज जन्मदिन की हार्दिक बहुत शुभकामनाएं। वो 69वां साल में प्रवेश कर रहे हैं। एक चीज और बताते हैं, आज का इस साल कैसा आपका फल होगा यह जानने के लिए वर्ष, आप अपने वर्ष को जोड़िए, आपका उम्र को जोड़िए, रनिंग एज को जोड़िए। तो आज से उनका 69वां साल शुरू हो रहा है, जो कि 6 अंक दे रहा है, शुक्र का अंक है। मूलांक और भाग्यांक का क्या है शत्रु, ये देखिए। 1 का 6 के साथ संबंध ठीक है, और 5 तो यूनिवर्सल है, सभी से साथ संबंध अच्छे हैं। इसलिए ये साल अच्छे जाने की जो ये संभावना है। साथ ही साथ ये देखें कि जन्म तिथि जो है 23/10/1957 इनका, वर्ष को जोड़ हटा दें और वर्तमान वर्ष को जोड़ दें, वहां लगते हैं। तो 23/10/1957 को यदि जोड़ते हैं तो 2 3 5 1 6 और 9 15 6 बनता है, वह भी 6 बनता है। और दोनों के आधार पर सुनील मित्तल सर का इस साल अच्छा गुजरने की संभावना, यह आप भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, आज की प्रस्तुति इतनी ही, छोटी सी प्रस्तुति, केवल ज्ञानवर्धन के लिए। वैसे तो अंक ज्योतिष बहुत आसान है सीखना, और 1 से 9 तक है, लेकिन इसको जितना भीतर जाएंगे उतना ही आनंददायक होगा। आज इस प्रस्तुति पर इतना ही। चलिए, आज के अंक विभिन्न, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज क्या बता रहे हैं। तो आज का अंक जो है 23/10/1957, आज का 23/10/1925, आज का अंक बताता है आज की तिथि 23/10/25। आज का मूलांक 5 और भाग्यांक 6। ये 6 अंक विभिन्न माह के, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए क्या बता। तो 6 अंक की शत्रुता मात्र 3 अंक से है, और थोड़ी सी शत्रुता 9 अंक से भी होती है। इसलिए जिस जातक का जन्म 3/12/21/30 को हुआ है, या 9/18/27 को हुआ है, उनके लिए अशुभता किसी के, शेष जातकों के लिए शुभता की तरफ इशारा करते हैं, और उन्हें आज का दिन शुभ रहने की संभावना है। 6 का 2 के साथ तटस्थता का संबंध है। उनके तो 2/11/2029 को जो जातक का जन्म हुआ होगा, उनके लिए आज दिन सामान्य रहने की संभावना। तो ये इस तरह से आज के दिन, जो आज का तिथि है भाग्यांक
वह आज का जो कंडक्टर है वह यह इंगित कर रहा है कि आज विभिन्न मूलांक वाले व्यक्तियों के लिए, यानी किसी भी माह का विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज का दिन कैसा है। इस प्रकार यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त। आज भैया दूज का त्योहार है। भाई दूज के उपलक्ष्य पर, इस त्योहार पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ आप बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं यह पूरी प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक और उपयोगी है रही होगी। फिर भी यदि आप कुछ इस पर सुझाव देना चाहते हैं, इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए, तो आपका सुझाव अपेक्षित है। हमारे इस प्रस्तुति यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित हो। और अंत में प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के संग ताकि वे भी इसका लाभ पा सकें। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हरि विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन शुभ।